देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजनाओं के जरिए बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने और उन्हें बचाने की मुहिम केंद्र सरकार ने चला रखी है, लेकिन राजस्थान में अभी भी बालिकाओं की मौत पर लगाम नहीं लगा सकी। 6 साल में बालिकाओं की मौत को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। केंद्र सरकार के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बीते 6 सालों में 2 लाख बेटियों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग लिंगानुपात में सुधार के दावे कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के PCTS के आंकड़े बताते हैं कि 5 साल में बालिका लिंगानुपात में 34 अंकों का सुधार हुआ है। राजस्थान के 4 जिलों में तो स्थिति लिंगानुपात को लेकर अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इन जिलों में डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और बीकानेर शामिल है। लिंगानुपात के मामले में राजस्थान में सर्वाधिक सुधार हनुमानगढ़ में हुआ है, जहां लिंगानुपात 75% है। लिंगानुपात में सुधार का कारण ये माना जा सकता है कि जिस तरह से PCPNDT एक्ट के तहत कार्रवाइयों में तेजी आई है, उससे भ्रूण परीक्षण और भ्रूण हत्या करने वालों में डर बैठ गया है। लेकिन मसला केवल यहीं तक नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है, जहां पर अभी तक समाज में बच्चियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है और बहुत सारे मामले सामने भी आते हैं। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन आंकड़ों के खेल से इस बारे में सोचना होगा। तेजी से जमीनी स्तर पर काम और सामाजिक बदलाव ही समाज में बच्चियों के प्रति बदलाव ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पे हम बात करेंगे महिलाओं की स्थिति को लेकर के। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं के उत्थान की बात की जाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जाती है, लेकिन वास्तव में इसके मायने क्या है? महज जिस दिन जो दिवस होता है उसी दिन हम चर्चा करते हैं, इसके आगे भी हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। आंकड़े कुछ इस तरह के बयां करते हैं कि जो हमारी नाइंसाफी को साफ जाहिर करते हैं। यह बात चाहे महिलाओं के अधिकार की बात हो या महिलाओं के सम्मान की बात हो, अभी भी हम उस हक से कोसों दूर हैं। चाहे महिला आरक्षण बिल की बात की जाए, कई मर्तबा ये बात उठती है कि महिलाओं को 33% आरक्षण अगर विधायिका में होगा तो वो अपने नियम खुद बना सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं। लेकिन राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति पर यह सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आज भी हम बात करें तो 10% का आंकड़ा भी पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में नहीं छू पाता है, जो बड़ा ही चिंता का विषय कहा जाना चाहिए। हम कई मर्तबा ये कहते हैं कि इस रेलवे स्टेशन को केवल महिला प्रधान बनाया जाना चाहिए, इसको केवल महिलाओं से जुड़ा थाना होना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी को महिलाओं से जुड़ी बनाएंगे, इस कॉलेज को महिलाओं से जुड़ी बनाएंगे। किसी स्टेट की असेंबली को महिलाओं से जुड़ी बनाने की कोई जहमत उठा सकता है? ये बड़प्पन को दिखा सकता है। पार्टियों की भी अगर बात करें तो 33% उनके पदाधिकारी भी महिलाओं को नहीं देखा जा सकता। आप किसी भी राजनीतिक दल की बात कर लीजिए, कई बार ये बात कही जाती है कि महिलाओं का ख्याल रखा जाता, हमने उचित प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन ये सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां किस मायने से, किस एजेंडे के तहत महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व देती है। यह सबसे बड़ा सवाल है। महिलाओं के प्रति सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के प्रति जो कानून है वो सख्ती से लागू किए जाने चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मिशन को 2015 से 7 में लेकर के चले कि लिंगानुपात सुधरना चाहिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ाया जाना चाहिए। इस कदम को कदम से मिला करके और हम आगे बढ़ सकें। खैर चले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज 21वीं सदी की बात की जाती है, विकास की हम बात करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में जो कोख में कत्ल होता है और हम कह पाते हैं कि अगले जन्म मुझे बेटी ही कीजो, तो मुझे लगता है कि अगर ये स्वर निकलने शुरू होंगे तो आपका सार्थक जो काम है वो साबित हो पाएगा। चलिए, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अनीता गौतम साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ में हैं, संगीता गर्ग जी कांग्रेस राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव हमारे साथ हैं, चारू गुप्ता जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में हैं, मनीष पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं। चारू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के हम बात करते हैं, राजनीतिक दल अपने तरीके से देखते हैं, लेकिन वास्तव में महिला के हक की और सम्मान की बात की जाए तो आज भी हम कहां स्टैंड करते हैं? देखिए, अगर आजादी को प्राप्त हुए हम 70 साल से अधिक हमारे हो चुके हैं,
महिलाओं का जो कद है वो आज़ादी के पहले भी था और अभी भी आगे बढ़ा है धीरे धीरे। लेकिन जो हमें प्लेटफॉर्म, जो मुकाम महिलाओं को मिल जाना चाहिए था आज़ादी के बाद, वो शहरी क्षेत्रों की महिलाएं तो फिर भी कहीं हासिल कर पाई हैं, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो वहां की महिलाएं आज भी इस चीज से वंचित हैं। जहां तक शिक्षा की बात है वो कहीं ना कहीं उसमें लैक करती हैं। इसके अलावा उनकी जो बेसिक, महिलाओं की जो बेसिक जरूरतें हैं, हालांकि सरकारी योजनाएं बहुत आई हैं, चाहे उन्हें हम शिशु जननी योजना के माध्यम से ले लें या किसी और जो है मातृत्व शिशु योजना के माध्यम से ले लें, महिलाओं के लिए चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, कई तरह की योजनाएं ला करके उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने का जो है वो काम किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो योजनाएं या तो भ्रष्टाचार के कारण कह लीजिए या उनके पूर्व अच्छी तरीके से तैयारी के साथ इम्प्लीमेंट नहीं होने के कारण अभी भी ऐसा होता है कि प्रॉपर इंफ्रा के अभाव में बच्चियां जो है वो खत्म हो जाती हैं। कोख में ही जो है अभी भी हम जो अंधविश्वास है वो हम दूर नहीं कर पाए और बच्चियों का कोख में ही कत्ल हो जाता है। और अभी तो हम देख भी रहे हैं कि पिछले कई दिनों से अभी जो हमारा NHRM है उसके माध्यम से कई ऐसी रेड्स हुई है जहां पे ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे कुछ कंपाउंडर्स पकड़े गए हैं जो इस तरीके से लिंग प्रशिक्षण करते हैं और इस तरह की जो गतिविधियां हैं, जो आपराधिक गतिविधियां हैं, उनको अंजाम देते हैं। जी डॉक्टर अनीता, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि महिला आरक्षण की भी बात की जाती है, महिलाओं के उत्थान के सशक्तिकरण की बात की जाती है, चर्चा या तो हम तब करते हैं कि कोई संगीन अपराध हमारे सामने आता है या किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लेकर के उनका दौरा हो तब हम चर्चा करते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो तो हम चर्चा करते हैं। बाकी कभी चर्चा इस मुद्दों को लेकर के नहीं होती है। अपराध खत्म हो सकता है इसकी गारंटी कोई सरकार नहीं दे सकती, बेशक राजनीति इसमें होती हो, लेकिन बात महिला के सम्मान की होती है। हम उसको लेकर के अगर हम बात करें, आज भी जितने विकसित या मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहीं चिंताएं ज्यादा बढ़ती जाती हैं। ये मुझे लगता है कि बड़ा ही परिजनों के लिए, हम सबके लिए चिंता का विषय कहा जा सकता है। इससे हालात कैसे सुधर सकते हैं? क्यों हमारी मानसिकता ऐसी विकृत होती जा रही है? देखिए, मानसिकता आज की नहीं है, मानसिकता बहुत समय से आ रही है, सदियों पुरानी है कि जो पुरुष प्रधान समाज है वही है कि जिसके अंदर पुरुष को एक ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता है। एक स्त्री को कहा जाता है कि तुम सिर्फ घर संभालो, उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और एक निम्न श्रेणी का माना जाता कि अगर किसी के घर में बच्ची पैदा हुई है तो खुशियां नहीं मनाई जाती थी, इनफैक्ट दुख होता था और कई बार तो बच्चियों को पैदा होने के बाद मार दिया जाता था, जिसकी वजह से लिंग अनुपात काफी स्तर तक गड़बड़ा गया। ये मानसिकता एक दिन में ठीक नहीं होती है, मानसिकता धीरे धीरे ठीक होती है। आज अभी से हम शुरुआत करें तो ये आगे जाके भविष्य में ठीक हो सकती है। शुरुआत हमें घर से करनी पड़ती है। मैं कहूंगी कि आज ये नहीं कह रही कि ये स्थिति सिर्फ एक उच्च श्रेणी के परिवार में होती है या फिर हायर सोसाइटी में होती है या लोअर सोसाइटी में होती है। समाज के हर एक क्षेत्र में, हर एक समाज के हर एक हिस्से के अंदर ये स्थिति बनी हुई है कि जिसके अंदर बेटे को कहा जाता है कि अगर किसी के घर में बेटा हो जाता है तो एक बहुत जरूरी चीज है, उसके लिए खुशियां मनाई जाती है कि वही हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, और जबकि बेटियां हो जाती है तो दुख मनाया जाता है। ठीक है, कई बार ये बोलते हैं कि हमारे बेटी हो गई, हमें दुख नहीं होता, पर फिर भी काश बेटा हो जाता। ये जो काश शब्द है वो लोगों की मानसिकता से हटता नहीं है। हर बार हर जगह अगर किसी के 2 बेटी हो गई तो भी तो परिवार का प्रेशर बना रहता है कि एक बार और आप कोशिश कर लो, काश एक बेटा हो जाए। तो ये मानसिकता धीरे धीरे अगर हम कोशिश करें सब लोग मिलकर कि हर जहाँ जैसे शिक्षा है, जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को वहां से शुरुआत करें कि वहीं पे कि लड़का लड़की का जो भेद होता है वो खत्म करें। जब हम कॉलेज में है वहां पे खत्म करें। जैसे अपराध आजकल इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, स्कूल्स में बढ़ रहे हैं, कॉलेज में बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे लड़की बाहर निकल रही है तो भी सेफ नहीं। वही कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बढ़ जाता है, बन जाता है माँ बाप की, अगर हमारी लड़की हो गई तो कैसे इसकी रक्षा करेंगे। दहेज है, कैसे इसका दहेज देंगे। शादी है, कैसे इसकी शादी करेंगे, कैसे हम इसको पढ़ाएंगे। तो ये सब सारी चीजें मानसिकता की वजह से, जिसकी शुरुआत हमें आज से करनी पड़ेगी और हर एक घर से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। संगीता जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, अपराध को लेकर के हम सियासी बयानबाजी कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकलता उससे। हम आंकड़ों में चले जाएंगे कि उनके वक्त ऐसा हुआ था, हमारे वक्त ये हुआ था, आज राजस्थान की इस जगह पे राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों की बात करें तो स्टैंड कर रहा है। सवाल यहाँ पे यह है कि जिन चीजों को लेकर के हमें लगता है कि ये बिंदु आज भी महिलाओं के लिए विचारणीय है, उनका सॉल्यूशन कैसे हो, सबसे बड़ी बात यह है।
देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन चूंकि मैं राजनीति से जुड़ी हुई हूँ तो कहीं ना कहीं मतलब मैं राजनीतिक आंकड़े भी आपको बताऊंगी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसमें हर एक महिला को चिंतन और मनन करने की आवश्यकता होती है। विडंबना ये है कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला हैं, और महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद राजस्थान में जो स्थिति महिलाओं की बनी या बच्चियों की बनी, वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, कहूँ कि पूरे देश में राजस्थान को चिंताजनक स्थिति में ला दिया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आप देखें कि 7 दिन में अगर 10 केसेस दुष्कर्म के होते हैं और उसमें 12 साल से छोटी बच्चियां होती हैं, तो हम 3 महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, हम सब महिलाओं का सिर भी शर्म से झुकता है, हमारे मातृत्व का अपमान होता है। क्योंकि एक छोटी बच्ची, आपने खुद ने देखा होगा कि 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की ऐसी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के केस हो रहे हैं, तो हमारा जो राजस्थान है वो कहाँ जा रहा है। हमने सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो बात की, लेकिन बेटी की अस्मिता बचाने की बात नहीं की। जब तक बेटी की अस्मिता नहीं बचेगी ना, तब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें निराधार साबित होती हैं। और मुझे तो याद आता है कि जो हमारे केंद्र में बैठी हुई सत्ताधारी लोग हैं, उन्होंने कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार की बार बीजेपी सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है, शासन में बैठे हुए लोगों ने महिलाओं को कहां पहुंचा दिया। दुर्भाग्य इस बात पर। संगीता जी, एक छोटे से मैं ब्रेक के लिए रोकूंगा, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और इस वार का जवाब देंगे मनीष पारिक जी। ब्रेक के बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ये तो हो जाता है। खैर, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पे हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़, जहां जौहर पद्मावती का, उनके साथ 13,000 महिलाओं ने, और एक महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की आन बान शान की बात की गई थी। लेकिन आज हम उस आन बान शान को लेकर के किसी मूवी को तो बैन कर सकते हैं, लेकिन हमारी इस नियत को हम बैन नहीं कर पा रहे हैं। आज ही की मैं ताजा घटना बताना चाहूंगी। 5 साल के एक मासूम के साथ किस दरिंदगी के साथ में रेप किया गया, तो मुझे लगता है कि ये तो कलंकित कर देने वाला है। हम उस इतिहास के पन्नों को आज भी हम उस आन बान शान की बात करके जीवित रखे में रखना चाहिए। जौहर को हम सब सलाम करते हैं, लेकिन आज कम से कम उस धरती को इतना तो लोगों में वो होना चाहिए कि जब हम पद्मावती के नारे लगा रहे थे और लगा रहे हैं, तो कम से कम उस धरती पर तो इस तरह की एक बालिका को पीड़ा नहीं दी जा सके। कम से कम ये सोच उस समाज का होना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे। मनीष जी, आपने सुना था ब्रेक से पहले कि मुख्यमंत्री एक महिला है, उम्मीद की जानी चाहिए कि अपराधों पर लगाम लग पाएंगे। आपके उस 2013-14 के नारे को भी कोट किया संगीता गर्ग जी ने कि बहुत वहां महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये तो आपको समय समय पर दिलाती रहेंगी। नहीं, निश्चित तौर पे अशोक गहलोत जी से जो गलतियां हुई उसको दबाने का यही तरीका है कि भाई महिला मुख्यमंत्री है, इसलिए तो महिला की सुरक्षा करो। अशोक गहलोत जी तो पुरुष थे, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। ये पक्की बात है। आपने जब महिला मुख्यमंत्री कहा है तो पुरुष मुख्यमंत्री सुनने की तो आप ताकत रखिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, PCPNDT एक्ट लागू हुआ, बीजेपी की सरकार ने किया। थाना बना, बीजेपी की सरकार ने किया। महिलाओं की बात हुई, बीजेपी की सरकार ने किया। तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपने जिनकी बात कही, कितनी कार्रवाई हुई? 3 लोगों ने कार्रवाई करी। आप केवल बोलने के लिए बोल रहे हो तो बोलते रहो, लेकिन अगर आपको असर पैदा करना पड़ेगा। अगर 29 जिलों में लिंगानुपात बढ़ गया है, इसके लिए किसको क्रेडिट देंगे आप? अगर आप पार्टीबाजी पे उतारू हैं, और जब चाहे जब महिला हो जाएंगी, जब चाहे जब पार्टी हो जाएंगी, इन दोनों में तय करना है तो पहले तय कर लो आप। 29 जिलों में अगर महिला लिंगानुपात बढ़ा है तो इसकी क्रेडिट किसको जाती है? सुनिए, आप अगर लिंगानुपात, आप मैं अब जवाब बताओ, अभी लिंगानुपात की बात हो रही है। आप कितने मुद्दे हुए महिलाओं के प्रति अत्याचार में? 11%। वो साइकिक प्रॉब्लम है हमारे पास। जयपुर शहर की प्रतिष्ठित मनोविज्ञानी बैठी है, इनसे पूछो आप, ये जो बच्चियों के साथ जो बलात्कार के कहना चाहूंगा, सरकार का क्या लेना देना है? आप जो ये बात बना रहे हो, राजनीतिकरण कर रहे हो, मेरा नंबर है बोलने का भाई, मैं बोल रहा हूँ। आपने बोला जब मनीष जी, संगीता जी, मनीष जी एक सेकंड, मैं आप दोनों को कहना चाहूंगा। मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम उस पहलू को छूने की कोशिश करें, सहम आत्म नहीं जाएं। सोशल में बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी को ये जो साबित करने की कोशिश कर रही है कि अगर 12 साल की बच्ची से कम का अत्याचार हो रहा है तो फांसी की व्यवस्था भी वसुंधरा जी की सरकार कर रही है। अब आप ही बता दो, अभी तक क्यों नहीं करी आपने? आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पुरुष होने के नाते क्लीन चिट दे दी
कि वो तो पुरुष थे इसलिए वहां तो हो सकते थे। ये क्या बात हुई? अगर आप प्रशासक हैं, अगर इसका मतलब यही है, इन्होंने कहा महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या पुरुष मुख्यमंत्री होंगे उस समय छूट रहेगी क्या? सबसे बड़ी बात यह है, अरे वो हो गए ना 11% कमी करिए ना, 11% कमी करिए ना आंकड़ों में, 11% महिलाओं के प्रति अत्याचारों में कमी हुई है, 9% सेक्सुअल हैरेसमेंट कम हुए हैं, ये गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं। अब आप बोलते रहो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप बहस करना चाहती हैं तो आपको ये बात सोचना पड़ेगा कि जिन विषयों मैं दोनों से गुजारिश करना चाहूंगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जो रिपोर्ट है उसमें 6 साल 4 साल आपके साल हो गए और 2 साल इनके, करीब 2 लाख बच्चियां मरी हैं 0 to 5 ईयर। ये आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, इसमें कहीं भी नहीं कि आपके आंकड़े हैं, इनके आंकड़े, दोनों ही सरकारों के लिए। और कटारिया साहब ने अभी मेरे पास में राजस्थान पुलिस का ये वार्षिक प्रतिवेदन भी है, इसमें उन्होंने कहा है कि कमी आ रही है उनमें लगातार, लेकिन जो हम जिस मापदंड को लेकर के माफ करिएगा, राष्ट्रीय स्तर पे जिस पैरामीटर में हम फॉलो करते हैं, हम वहां पे पायदान बढ़ते जा रहे हैं। आप घरेलू हिंसा की बात करें चाहे दूसरी बात करें, राजस्थान काफी ऊपर जा रहा है, नीचे से बॉटम टू हम अप जा रहे हैं। मुझे लगता है चिंता का विषय। और बात यह नहीं है कि वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं या चाहे अशोक गहलोत है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि छोटी सी जो रिपोर्ट है जिसका मैं खुलासा कर रहा था आपके सामने, ये बाकायदा नीति आयोग के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है उसके मैं आंकड़े आपको सामने बता रहा हूं कि 2 लाख बच्चियां जो मौत का ग्रास बनी है वो दोनों की सरकारें रही हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए, और महज ये नहीं है कि वसुंधरा जी के टाइम पे यह हुआ या अशोक गहलोत के टाइम पे ये हुआ है। नियम कायदे बहुत सख्त बने जब 2013 के अंदर, आपको ध्यान होगा कि बहुत ही घिनौना कृत्य जब दिल्ली के अंदर 16 दिसंबर को हुआ, उसके बाद भी सख्त कानून हुआ, पूरा देश में एक भावनाओं का ज्वार फटा, एक आक्रोश का सैलाब उमड़ा, वो भी चीजें थी। उसके बाद में अभी आप फांसी की बात कर रहे हैं, इसी सेशन में फांसी का प्रावधान किया है। सेशन की बात मैं कह रहा हूं, ये तो मंगलवार की बात है, मंगलवार को गुलाबचंद कटारिया ने पारित करवाया है ये, और उसके अगले दिन ही सेम डे और दूसरे दिन की भी बात करें, जिस तरह के कृत्य आ रहे हैं, हमारे जो मन के अंदर एक डर होना चाहिए कानून का, वो नहीं हो रहा। चाहे आप फांसी का सजा दे दीजिए या फिर हम कहीं ना कहीं ऐसा कोई लेकुना है जिसे हम बचाने के आड़ में लोगों के भ्रम में यह है कि कुछ नहीं होता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। डॉक्टर अनीता पिछले दिनों भी एक केस को लेकर के जिक्र किया था इन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किस परिवार के थे, बच्चे कौन थे, वो एक अलग विषय है। छोटे छोटे से बच्चों के दिल और दिमाग में बात छाई हुई है कि मैं तो नाबालिग को, मेरा क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं छूट जाऊंगा। तो ये बात एक मुझे लगता है कि वॉलंटियरशिप की आवश्यकता है पॉलिटिकल पार्टीज को भी। हम कम से कम वोटर को जिस तरह से प्रशिक्षित करते हैं, उससे अटेंड करते हैं कि आप वोट इस तरह से कास्ट करिए। मेरा मानना है समाज के अंदर आप लोगों की बड़ी भागीदारी, आपकी अपील बहुत मायने रखती है। आप लोगों को एक कैंपेन करना चाहिए इस नाते भी कि समाज, बूथ, हर स्तर पे कि ये बात कहां सही है, क्यों सही है, बालिकाओं का हक क्यों मिलना चाहिए, बालिका जरूरी क्यों है। मुझे लगता है कि वोट से अलग हट करके आप लोगों की एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। आप भी हैं संगीता जी, मनीष जी, आप भी हैं। ये डिबेट का एक अलग विषय हो सकता है। आंकड़े देखे चलते रहेंगे, आंकड़े आते भी रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी जी भी रही, अपराध उस वक्त भी हो रहे थे, हमारी पॉपुलेशन रही, उस रेशो में अपराध भी होते रहे। तो विषय ये नहीं है कि फला राज्य के मुख्यमंत्री या गवर्नर या आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण की बात भी की जाएगी। लेकिन समाज का एक घिनौना चेहरा ऐसा भी सामने आता है कि महिलाओं के प्रति लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, यानी कि सोच में कहीं ना कहीं हमारी वो विकृति है, वो बाहर नहीं निकल पा रही। मैं चारू जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार फिर। चारू जी, मैंने जैसे जिक्र किया ब्रेक से पहले कि अगर हम सोचें ये बात, तो मुझे लगता है कि आंकड़े काफी इंप्रूव कर सकते हैं। खासकर लिंगानुपात मुझे लगता है समाज, सरकार, सोशल एक्टिविस्ट, हम सबके एक चिंता का विषय होना चाहिए। राजस्थान का झुंझुनू सीकर काफी इंप्रूव किया है। जब वहां इंप्रूव हो सकता है तो मुझे लगता है कि देश के किसी भी कोने में संभव है। अगर इच्छा शक्ति की कहीं कोई कमी या खामी रही है तो कहां रही है? देखिए, अगर इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो झुंझुनू जिले ने अपने आप में कीर्तिमान स्थापित किया है, क्योंकि महिलाएं जो है, पहले गंगानगर हमारा जो सर्वश्रेष्ठ जिला माना जाता था, वहां पे महिलाओं की जो एजुकेशन लेवल था वो बहुत अच्छा था। लिंगानुपात भी जो है वहां पे काफी रेशियो जो रहा लड़कियों का वो भी काफी अच्छा था। और वहां पे महिलाओं के लिए जो बैसाखी है वहां पर 1-1 रुपए या एक तरीके से डोनेशन लोग इकट्ठा करते थे, 1 रुपए से
अनलिमिटेड, और उस पैसे का यूज उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए होता था, इसीलिए वो बच्चियां आगे निकल करके आई। तो उसमें क्या था कि सोशल लोग इन्वॉल्व होते थे, वहां की ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती थी, वहां के जो MP MLAs है वो उनको इन्वॉल्व किया जाता था, वहां की जो महिला नेताएं हैं या वहां के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लोग हैं, वो इन्वॉल्व होते थे। यही कुछ ऐसा झुंझुनों के अंदर हुआ है। तो केवल मैं कहूं कि बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है या अन्य कोई सरकार है, वही वाली बात है कि जादू की छड़ी से कोई लिंगानुपात कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। हम सबको मिलकर एक रोल अदा करना होगा, चाहे वो सरकार हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो प्रचेता हो या महिला बाल विकास हो, इन सबके समन्वय से और फिर समाज सब आगे आए तो इसके साथ मिलकर के ये जो समस्या आ रही है लिंगानुपात की, वो बिल्कुल खत्म हो सकती है। और हम देख रहे हैं कि इस समय जो है ये भयावह स्थिति में है ये समस्या। आज की तारीख में अगर हम देखने जाए तो अच्छे परिवारों के 30-30, 35-35 साल के लड़के हो गए, लेकिन उनको लड़की नहीं मिल रही है। वो कहते हैं गांव की होगी तो भी चलेगी, मतलब किसी और कास्ट की होगी वो तो उन्होंने वो सब चीजें छोड़ दी है, लेकिन उनको मिल नहीं रही है। तो ये समस्या जो है ये आज की उत्पन्न हुई नहीं है, ये पिछले 15-20 सालों का जो हमारी जो अनदेखी रही या जो हमारी गलतियां रही उन्हीं का परिणाम है। समय रहते अगर हम इस चीज को सुधार लेंगे तो ये हमारे जो देश के विकास के लिए, महिलाओं की स्थिति के लिए बहुत अच्छा होगा। जी डॉक्टर गौतम, आपके पास में आना चाहूंगा कि अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध खत्म होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। महज एक पॉलिटिकल इश्यू के लिए कह सकते हैं, हम एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन अपराध कमी ला सकते हो आप उसमें, लेकिन अपराध रुक पाएंगे कोई नहीं कह सकता। क्योंकि देखिए ये बात सही है कि अगर हम प्रैक्टिकली अगर किसी चीज को देखते हैं तो सरकारें हर जगह सम्मानित, लेकिन कानून का भय होना चाहिए, लोगों की काउंसलिंग समय समय पे की जानी चाहिए और सुधरने के रास्ते क्या होने चाहिए, चाहे वो अपराध के रास्ते से ठीक रास्ते में आ सके या फिर हम एक सम्मान की जो बात कर रहे हैं उसको लेकर के। कहां पाते हैं आप? कुछ रिपोर्ट्स भी आई होंगी ऐसे, तो कमी कहां है हमारे समाज में? देखिए सिंपल सा मैं एक उदाहरण देती हूँ कि लोग हेलमेट क्यों पहनते हैं, रोड पे जाते हैं। सबसे मुख्य कारण क्या है कि हेलमेट पहनने, क्योंकि कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ ना ले। खुद की सेफ्टी के लिए कितने लोग पहनते होंगे? 20%, इससे ज्यादा तो कोई भी नहीं पहनता। अगर आप लड़कों को देखें तो लड़के अगर जहां पे ट्रैफिक पुलिस नहीं होगा वहीं पे वो हेलमेट उतार देते। मतलब अगर हम कोई चोरी कर रहे हैं, अगर हम उससे क्यों रुकते? ताकि कोई हमें पकड़ ना ले। वो जो पकड़ने वाला भय होता है ना, वो उस चोर को रोकता है। वही मैं कह रही हूँ, अगर हमें ये भय रहेगा, समाज में भय रहेगा कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे, अगर किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म करेंगे, अगर वहीं पे हमें सजा मिलेगी, चाहे, और सजा कैसे मिलती है? 2 तरीके से मिलती है। पहले होते हैं सामाजिक रूप पे। सामाजिक रूप में जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर घर में ही बच्चों के साथ बलात्कार ये जैसी चीजें होती है वो कौन करते हैं? 90% केसेस के अंदर घर पे या आसपास के जानकार होते। तो वहीं पे परिवार रुक जाता है कि अगर हम हमारे इस चाचा को ना जेल में भेज देंगे या ताऊ को जेल में भेज देंगे तो हमारे कमाने वाला कौन है? तो वहीं ये चीज अटक जाती है, लोग उस चीज को दबा देते, तो समाज का भय वहीं खत्म हो जाता है। एक भय होता है समाज का कि जिसके अंदर समाज का बहिष्कार नहीं होता बल्कि उस चीज को बढ़ावा कर देते, तो चाहे अनचाहे ये दुष्कर्म बढ़ रहे। सेकंड भय होता है सरकार का, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, कहीं पे भी हो। अगर वो चीज एक उदाहरण पेश करती है कि अगर किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, बच्ची क्या कहूँ, किसी के भी साथ दुष्कर्म हुआ है, अगर उसका एग्जाम्पल सेट होता है कि नहीं उसके खिलाफ उसके लिए लड़ाई ली गई है, लड़ाई करी गई है, उसने जीती है, और जो मुलजिम है या जो भी क्राइम करने वाला है उसको सजा मिली है, तो एक एग्जाम्पल सेट होता है। पर मेरे ख्याल से एग्जाम्पल अपने सेट नहीं होते। एक बहुत शायद ज्यादा टाइम नहीं हुआ, यूपी की एक वीडियो आया था, वायरल हुआ था, जिसके अंदर छोटी सी बच्ची के साथ 10-12 लोग उसको छेड़खानी कर रहे थे। उसकी मदर उसको लेके जा रही थी और उस बच्ची को परेशान कर रहे थे। ये वीडियो तो बहुत वायरल हुआ, पर उसके बाद कोई चीज वायरल नहीं हुई कि उस लड़की को परेशान करने वाले को किसी ने पकड़ा, नहीं पकड़ा। उसके चेहरे तो उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे ना। बस यही चीजें वायरल जब होती है तो दिमाग के अंदर, लोगों के समाज के अंदर एक गलत इंप्रेशन जाता है कि नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं और सरकार, पुलिस या कोई भी चीज हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ पे दोषी सरकार भी है, यहाँ पे दोषी पुलिस भी है, यहाँ पे दोषी समाज भी है, जो कि ऐसा गलत उदाहरण सेट करते हैं। अगर वही चीज ये सेट होती कि अगर किसी महिला के साथ किसी ने दुष्कर्म करा है और ये बेकार है और इसको, ये चेहरा उस दुष्कर्मी का है और इसको समाज से बहिष्कृत किया जाता है, हमारे परिवार से बहिष्कृत किया जाता है, अगर ये चीज वायरल हो तो आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण की बात भी की जाएगी, लेकिन
समाज का एक घिनौना चेहरा ऐसा भी सामने आता है कि महिलाओं के प्रति लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, यानी कि सोच में कहीं ना कहीं हमारी वो विकृति है, वो बाहर नहीं निकल पा रही है। मैं चारू जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार फिर। चारू जी, मैंने जैसे जिक्र किया ब्रेक से पहले कि अगर हम सोचें ये बात तो मुझे लगता है कि आंकड़े काफी इंप्रूव कर सकते हैं। खासकर लिंगानुपात मुझे लगता है समाज, सरकार, सोशल एक्टिविस्ट, हम सबके एक चिंता का विषय होना चाहिए। राजस्थान का झुंझुनू, सीकर काफी इंप्रूव किया है। जब वहां इंप्रूव हो सकता है तो मुझे लगता है कि देश के किसी भी कोने में संभव है। अगर इच्छा शक्ति की कहीं कोई कमी या खामी रही है तो कहां रही है? देखिए, अगर इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो झुंझुनू जिले ने अपने आप में कीर्तिमान स्थापित किया है, क्योंकि महिलाएं जो है, पहले गंगानगर हमारा जो सर्वश्रेष्ठ जिला माना जाता था, वहां पे महिलाओं की जो एजुकेशन लेवल था वो बहुत अच्छा था। लिंगानुपात भी जो है वहां पे काफी रेशियो जो रहा लड़कियों का वो भी काफी अच्छा था। और वहां पे महिलाओं के लिए जो बैसाखी है वहां पर 1-1 रुपए या एक तरीके से डोनेशन लोग इकट्ठा करते थे, 1 रुपए से अनलिमिटेड, और उस पैसे का यूज उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए होता था, इसीलिए वो बच्चियां आगे निकल करके आई। तो उसमें क्या था कि सोशल लोग इन्वॉल्व होते थे, वहां की ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती थी, वहां के जो MP MLAs है वो उनको इन्वॉल्व किया जाता था, वहां की जो महिला नेताएं हैं या वहां के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लोग हैं, वो इन्वॉल्व होते थे। यही कुछ ऐसा झुंझुनू के अंदर हुआ है। तो केवल मैं कहूं कि बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है या अन्य कोई सरकार है, वही वाली बात है कि जादू की छड़ी से कोई लिंगानुपात कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। हम सबको मिलकर एक रोल अदा करना होगा, चाहे वो सरकार हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो प्रचेता हो या महिला बाल विकास हो, इन सबके समन्वय से और फिर समाज सब आगे आए तो इसके साथ मिलकर के ये जो समस्या आ रही है लिंगानुपात की वो बिल्कुल खत्म हो सकती है। और हम देख रहे हैं कि इस समय जो है ये भयावह स्थिति में है ये समस्या। आज की तारीख में अगर हम देखने जाए तो अच्छे अच्छे परिवारों के 30-30, 35-35 साल के लड़के हो गए, लेकिन उनको लड़की नहीं मिल रही है। वो कहते हैं गांव की होगी तो भी चलेगी, मतलब किसी और कास्ट की होगी तो उन्होंने वो सब चीजें छोड़ दी है, लेकिन उनको मिल नहीं रही है। तो ये समस्या जो है ये आज की उत्पन्न हुई नहीं है, ये पिछले 15-20 सालों का जो हमारी जो अनदेखी रही या जो हमारी गलतियां रही उन्हीं का परिणाम है। समय रहते अगर हम इस चीज को सुधार लेंगे तो ये हमारे जो देश के विकास के लिए, महिलाओं की स्थिति के लिए बहुत अच्छा होगा। जी डॉक्टर गौतम, आपके पास में आना चाहूंगा कि अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध खत्म होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। महज एक पॉलिटिकल इश्यू के लिए कह सकते हैं, हम एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन अपराध कमी ला सकते हो आप उसमें, लेकिन अपराध रुक पाएंगे कोई नहीं कह सकता। क्योंकि देखिए ये बात सही है कि अगर हम प्रैक्टिकली अगर किसी चीज को देखते हैं तो सरकारें हर जगह संबंधी, लेकिन कानून का भय होना चाहिए, लोगों की काउंसलिंग समय समय पे की जानी चाहिए और सुधरने के रास्ते क्या होने चाहिए, चाहे वो अपराध के रास्ते से ठीक रास्ते में आ सके या फिर हम एक सम्मान की जो बात कर रहे हैं उसको लेकर के। कहां पाते हैं आप? कुछ रिपोर्ट्स भी आई होंगी ऐसे, तो कमी कहां है हमारे समाज में? देखिए सिंपल सा मैं एक उदाहरण देती हूँ कि लोग हेलमेट क्यों पहनते हैं, रोड पे जाते हैं। सबसे मुख्य कारण क्या है कि हेलमेट पहनने का? क्योंकि कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ ना ले। खुद की सेफ्टी के लिए कितने लोग पहनते होंगे? 20%, इससे ज्यादा तो कोई भी नहीं पहनता। अगर आप लड़कों को देखें तो लड़के अगर जहां पे ट्रैफिक पुलिस नहीं होगा वहीं पे वो हेलमेट उतार देते। मतलब अगर हम कोई चोरी कर रहे हैं, अगर हम उससे क्यों रुकते? ताकि कोई हमें पकड़ ना ले। वो जो पकड़ने वाला भय होता है ना, वो उस चोर को रोकता है। वही मैं कह रही हूँ, अगर हमें ये भय रहेगा, समाज में भय रहेगा कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे, अगर किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म करेंगे, अगर वहीं पे हमें सजा मिलेगी, चाहे, और सजा कैसे मिलती है? 2 तरीके से मिलती है। पहले होते हैं सामाजिक रूप पे। सामाजिक रूप में जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर घर में ही बच्चों के साथ बलात्कार ये जैसी चीजें होती है वो कौन करते हैं? 90% केसेस के अंदर घर पे या आसपास के जानकार होते। तो वहीं पे परिवार रुक जाता है कि अगर हम हमारे इस चाचा को ना जेल में भेज देंगे या ताऊ को जेल में भेज देंगे तो हमारे कमाने वाला कौन है? तो वहीं ये चीज अटक जाती है, लोग उस चीज को दबा देते, तो समाज का भय वहीं खत्म हो जाता है। एक भय होता है समाज का कि जिसके अंदर समाज का बहिष्कार नहीं होता बल्कि उस चीज को बढ़ावा कर देते, तो चाहे अनचाहे ये दुष्कर्म बढ़ रहे। सेकंड भय होता है सरकार का, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, कहीं पे भी हो। अगर वो चीज एक उदाहरण पेश करती है कि अगर किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, बच्ची क्या कहूँ, किसी के भी साथ दुष्कर्म हुआ है, अगर उसका एग्जाम्पल सेट होता है कि नहीं उसके खिलाफ उसके लिए लड़ाई ली गई है, लड़ाई करी गई है, उसने जीती है, और जो मुलजिम है या जो भी
क्राइम करने वाला है उसको सजा मिली है तो एक एग्जाम्पल सेट होता है। पर मेरे ख्याल से एग्जाम्पल अपने सेट नहीं होते। एक बहुत शायद ज्यादा टाइम नहीं हुआ, यूपी की एक वीडियो आया था, वायरल हुआ था, जिसके अंदर छोटी सी बच्ची के साथ 10-12 लोग उसको छेड़खानी कर रहे थे। उसकी मदर उसको लेके जा रही थी और उस बच्ची को परेशान कर रहे थे। ये वीडियो तो बहुत वायरल हुआ, पर उसके बाद कोई चीज वायरल नहीं हुई कि उस लड़की को परेशान करने वाले को किसी ने पकड़ा नहीं पकड़ा। उसके चेहरे तो उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे ना। बस यही चीजें वायरल जब होती है तो दिमाग के अंदर, लोगों के समाज के अंदर एक गलत इंप्रेशन जाता है कि नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं और सरकार, पुलिस या कोई भी चीज हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ पे दोषी सरकार भी है, यहाँ पे दोषी पुलिस भी है, यहाँ पे दोषी समाज भी है जो कि ऐसा गलत उदाहरण सेट करते हैं। अगर वही चीज ये सेट होती कि अगर किसी महिला के साथ किसी ने दुष्कर्म करा है और ये बेकार है और इसको, ये चेहरा उस दुष्कर्मी का है और इसको समाज से बहिष्कृत किया जाता है, हमारे परिवार से बहिष्कृत किया जाता है, अगर ये चीज वायरल हो तो लोगों के अंदर अपने आप ही एक डर हो जाएगा। वो डर खत्म हो रहा है, चाहे इसका कारण कुछ भी हो। एक मीडिया का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, जिसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर ये सब चीजें जब वायरल होती है हर एक दिमाग पे इसका असर करती है। तो कहीं ना कहीं सब चीजें मिलकर समाज का डर खत्म कर रही है। इसके लिए एक चीज सरकार दोषी नहीं है, कहीं ना कहीं हर कोई दोषी है। परिवार के अंदर भी हम बच्चियों को ही समझाते हैं कि नहीं बाहर मत जाओ, बाहर तुम्हें कोई पकड़ लेगा। मेरे ख्याल से आज वो स्थिति आ गई है कि जिसके अंदर बच्चों के अंदर संस्कार देने की जो जिम्मेदारी है वो माँ से ज्यादा पिता की हो गई। जहां पिता अपने परिवार के अंदर किस तरीके से व्यवहार करता है, अपने उनकी बच्चों की माँ को अगर वो सम्मान की दृष्टि से देखता है, उनको सम्मान देता है, कहीं पे भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस नहीं होते, वहीं बच्चों के अंदर वो संस्कार पड़ेंगे कि सिर्फ अपनी बहन को नहीं बचाना है। हम बच्चों को क्या कहते हैं, तुम अपनी बहन को मत मारो। क्यों अपनी बहन को मत मारो? आप किसी भी लड़की को मत मारो। सिंपल, ये सिंपल सेंटेंस ही चेंज करो ना, आप किसी भी लड़की को नहीं मारो। तो वो चीज धीरे 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 करके कहीं ना कहीं उसके चरित्र को, उसके पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। तो चीजें छोटी छोटी होती है, धीरे सोच हमें बढ़ती है, घर से बदलनी होगी। संकेता जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि देश के नियम कायदे बदलने के लिए, बनाने के लिए पॉलिटिकल पावर की आवश्यकता होती है, इससे हालात सुधरते हैं। महिला आरक्षण बिल लंबे समय से लंबित है, होना चाहिए पास। अगर यही बात है कि मैं यहाँ पे जया बच्चन जी को कोट भी करना चाहूंगा। राज्यसभा में एक बार उन्होंने जिक्र किया था कि महिला आरक्षण बिल अगर वास्तव में इच्छा शक्ति सरकारों की हो और अगर उसे पारित करवा दिया जाए तो हमें लगता है कि जब महिलाओं के चेहरे यहां दिखेंगे, 33% आरक्षण उन्हें मिलेगा पॉलिटिकली, या कहें कि विधायिका की, चाहे सरपंच से लेकर के और पार्लियामेंट तक, तो काफी एक, क्योंकि आज हम लोकल बॉडीज और पंचायती राज में आरक्षण कर दिया हमने, लेकिन आज भी जरूरत है जहां से नियम कायदे बनते हैं वहां आज आरक्षण नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज में देखिए कि लीडरशिप में भी अगर हम आगे लेकर आने की बात करें तो किस राजनीतिक दल में 33% महिलाओं का कोटा है, जो चले आप पे टिकट की तो छोड़िए, टिकट अगर बिल भी नहीं आया, अगर इच्छा शक्ति है तो जनरल टिकट पे महिलाएं जीत के आई रही है ना, वहां पे दिलवाने की कोशिश करिए। कभी ये पार्टी लेवल पे बात उठाई जाती है कि महिला, कम से कम महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उसी दिन आप लोग पार्टी स्तर पे बात करें कि हमें भी हमारा हक पार्टी में भी चाहिए। कभी की जाती है बात, या टिकट का डर सबको होता है कि कट जाएगा हमारा? देखिए योगेंद्र जी, मैंने जैसा पहले कहा कि पुरुष प्रधान समाज की सोच को पीछे छोड़ते हुए महिलाएं जहां चौके चूल्हे तक सीमित थी, आज महिलाओं ने कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां परचम ना लहराया हो। चाहे हम कल्पना चावला की बात करें तो स्पेस में हो गई, हम बिजनेस की बात करें तो बहुत सी महिलाएं हैं, नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन बिजनेस में भी महिलाओं ने अपना परचम फहराया। हम काफी सारी फील्ड है, चाहे किसी भी फील्ड की बात कर ले, हर जगह महिलाओं ने साबित करके दिखाया कि वो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से पुरुष से कम तर नहीं है। लेकिन जब इच्छा शक्ति की बात आती है तो राजनीतिक दल, जिसमें मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगी कि पार्टी ने हमेशा ये कहा कि जब महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा सकती हैं या किसी से कम नहीं है, तो क्यों नहीं राजनीति में भी, असेंबली और पार्लियामेंट में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति और मैं माफी चाहूंगा, देखिए मैं तो एक बात कहना चाहूंगा संगीता जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। आप बीजेपी को छोड़िए, मैं बात ये बीजेपी कांग्रेस की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे इतना सा जानना चाह रहा हूं कि पार्टी स्तर पे कभी ये बात होती है कि आप पीसीसी मेंबर्स हो, चाहे पदाधिकारी हो, राष्ट्रीय लेवल AICC का आपका गठन होता हो तब हो, कभी ये बात किसी ने उठाई है कि
देखिए, कम से कम हमें पहल कर सके कि हमारे संगठन में 33% महिलाओं को ले रहे हैं। आरक्षण बिल आएगा जिस दिन आएगा, कम से कम ये कोशिश तो की जा सकती है। देखिए, हमारे संगठन में, चाहे संगठन की हम बात करें, चाहे किसी भी स्तर की बात करें, मैं चाहे जयपुर की बात करती हूँ, तो पिछले असेंबली इलेक्शन में आपने देखा होगा कि जयपुर में एक महिला को टिकट दिया गया था। लेकिन कहीं और आप देखिए, फिर आप कहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं दिया गया। मैं संगठन की बात करूं, महिलाओं को ज्यादा एक मिनट, आप संगठन की बात करें तो मैं भी संगठन में काम कर रही हूँ, मैं प्रदेश पदाधिकारी हूँ, तो मैं भी संगठन में काम कर रही हूँ। मुझे पता है कि हमारे संगठन में प्रदेश स्तर पर नहीं, मैं प्रदेश स्तर की बात कर रही हूँ। 14 महिलाओं को टिकट दिया बीजेपी ने, कांग्रेस ने कितने को दिया? जी, मैं कह रही हूँ हम तो संगठन आ रहा हूँ, महिलाएं हमारे आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपको अभी चलिए बोलिए, बीजेपी का आप जिक्र छोड़िए, आप कांग्रेस के लिए मैंने सवाल किया, आप अपनी पार्टी की बात करिए। मैं प्रदेश पदाधिकारी हूँ, मुझे पता है कि प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश में जो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है काफी अच्छी तादाद में दिया गया है, और महिलाओं का संगठन में भी जो उनकी भागीदारी है वो एक समुचित व्यवस्था की गई है। चाहे मैं प्रदेश की बात करूं या नेशनल बॉडी की बात करूं, हर जगह महिलाओं को भागीदारी दी गई है। लेकिन मैं एक चीज आपको योगेंद्र जी, आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मनीष जी से एक बात कहना चाहूंगी कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझे कहा था यू आर रिजेक्टेड, तो मैं मनीष जी से कहूंगी इसी चैनल पर माफी मांगे इस बात के लिए कि आपने मुझे रिजेक्टेड क्यों कहा था। कांग्रेस पार्टी आपने मुझे कहा था यू आर रिजेक्टेड, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी को रिजेक्टेड हो गया तो हम क्या करें? क्यों कही थी ये बात मुझे? बिल्कुल, कांग्रेस को रिजेक्शन मिला है, 160 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसीलिए कहा आपने कहा दोगला, मैंने कहा आपके रिजेक्शन, अरे आपको नहीं, आपने आप उसको पूरी यू आर रिजेक्टेड एज ए कांग्रेस पर्सन, आपने कांग्रेस पार्टी को नहीं कहा था मुझे, कांग्रेस पार्टी ने आप विवाद खड़ा करे, चाहे मैं ये कहना चाहता हूँ आपका हक है, आप कुछ भी करें, लेकिन मैंने ये कहा कि जब कांग्रेस पार्टी आपने मुझे रिजेक्ट क्यों कहा था? संगीता जी आप इसको सुनिएगा, मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप एक महिला को कोई महिला को नहीं कहा, आपने ये बात करने का ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। माफी मांगे, कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट किया गया है, देश से रिजेक्ट हो गया, कांग्रेस से 20 स्टेटों से सफाया हो गया आपका, 20 अब आपका सफाया हुआ है कि 20 स्टेटों से, 20 स्टेट से कांग्रेस पार्टी का सफाया होगा, रिजेक्ट आपको करना है तो करे जाओ आप। कांग्रेस महिला कांग्रेस से हम तो प्रणाम करते हैं, महिला शक्ति, फिर आपको तो प्रणाम कर दिया इनको, सॉरी से महिला आगे बढ़ प्रणाम करते हैं, अगर हमेशा से करते आए, उन्होंने कह दिया आपको हिंदी में करते हैं तो आपको जलन लगती है, आपको व्यक्तिगत मैंने कहा आपको कांग्रेस पार्टी का रिजेक्शन की बात है, तो आपने कैसे बिल्कुल नहीं है, आप रिजेक्शन हो गया आपका, 164 सीटों पर बीजेपी जीती है, अब आप 22 आदमी बैठे हो वहाँ पे, वहाँ 40 आदमी बैठे हो, आपको क्या अधिकार कांग्रेस पार्टी का नहीं, मुझे कोट करने का आपको नहीं, आप ये तमाशा मत कीजिए प्लीज, मैं तमाशा नहीं बिल्कुल ये मत करिए, आपको जानकारी देना चाह रही हूँ। कौन सी जानकारी, आप झूठ बोल रही, गलत बयानी कर रही है, और आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, मेरा सवाल का जवाब दीजिए मनीष जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, अभी आपने कहा कि हमने 14 टिकट दिए 200 में से जी, आप लगता है कि ये इनफ? नहीं, जब इन्होंने ये कहा, इनको छोड़िए, अब मैंने इनसे भी गुजारिश की थी, आप अपने बात में जयपुर से मेरी बात हमने राजस्थान में 14 महिलाओं को टिकट, सर मैं एक बात कहूँ, अब बताइए कांग्रेस ने कितना दिया? इन्होंने ये कहा कि हमने पर्याप्त मात्रा में दिए, 30% पदाधिकारियों की सूची बनाई, और नहीं है 30 आपके ऐसे स्टेटमेंट है, मैं सहमत हूँ बिल्कुल, 30% महिलाओं राजनाथ सिंह जी पदाधिकारी बनाना चाहिए, इस तरह की बात राजनाथ सिंह जी आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि बीजेपी ऐलान करती है कि 30% हर जो प्रकोष्ठ होंगे जिनमें महिलाओं को समायोजित किया जा सकता है, और पार्टी की एग्जीक्यूटिव जो है उसमें 30% महिलाओं को हम स्थान देंगे। राजनाथ सिंह जी जब पहले अध्यक्ष बने थे तब, लेकिन आपको लगता है कि आज आप देख लीजिए, आंकड़े निकाल करके देख लीजिए महिलाओं की पोजीशन क्या है अभी। मेरा सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया, मैं एक पर्टिकुलर एक पार्टी को कोट कर रहा हूं, हम के महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि महिलाओं के लिए राजनीतिक दल एक मोटिवेशनल, एक सिंबॉलिक, काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है अगर आप लोग पहल करें तो। आप लोगों की पहल का समाज में एक बड़े मायने होते हैं, उसका एक महत्व में था। मैं ये एक निवेदन करना चाह रहा हूं आप लोगों से। निश्चित तौर पर, और मैंने आपको कहा कि इसमें भी प्रमुखता से पहल की गई थी, संकल्प पारित भारतीय जनता पार्टी ने किया, 30% महिलाओं को पदाधिकारी बतौर उसमें लिया जाए। और अभी भी आप देखेंगे कि हमारी हर कार्यकारिणी में 3-3, 4-4 महिला पदाधिकारी होती हैं, और उसका कारण भी यही है कि 50 में से नहीं 50 नहीं 20, हमारे तो कार्यकारिणी छोटी है, आप
20 पदाधिकारी होते हैं। इशारा मत करिए, आप अपने तक ही सीमित। हमारे तो 20-25 पदाधिकारी होते हैं। तो नहीं, इनकी मेन पार्टी में देखिए, चार अगर महिला पदाधिकारी बीजेपी हो, मेन पार्टी में आप देख लो कि वो शायद 2 या 3 पदाधिकारी हैं जो मेन है। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ये अनुपात बढ़े, ये पक्की बात है। तो गए सर, अब कहाँ कोशिश होगी, अब तो कौन सा, अभी तो रोज अब बनता है बीजेपी तो चुनाव लड़ने वाली है, फिर टिकट मिलने वाले हैं, फिर 8 महीने नहीं 8 महीने नहीं, वो तो कार्यकारिणी तो फिर बनेगी। कार्यकारिणी बीजेपी तो संसार का सबसे बड़ा संगठन है। आप कहना चाहते हुए भी है, लेकिन है और उसके 160 विधायक हैं तो है। ये आपके कहने से नहीं होगा ना, 330 अगर सांसद है तो है। अब आपके 40 ही है वहां पे सांसद, तो अब इसमें मैं क्या चलो खैर, हमें डाइवर्ट ना हो। मैं चारू जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आपको लगता है कि राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति भी महिला सशक्तिकरण में कहीं ना कहीं रोड़ा है? रोड़ा इस मायने में है कि ये बिल नहीं आए कोई बात नहीं है, बिल के हर्डल्स अपनी जगह हो सकते हैं। अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो 33%, 20%, 25% महिलाओं को तो कम से कम टिकट दिए जा सकते हैं। बिल्कुल दिए जा सकते हैं, लेकिन सही बात यह है कि इच्छा शक्ति है ही नहीं। और इसका कारण ये है कि बिल वाली कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि बिल आएगा तो ही होगा। अभी आप कह रहे हैं, दोनों पार्टियां कह रही है कि साहब हमारी जो पदाधिकारी है संगठन के अंदर, उसमें भी हमने आरक्षण दे रखा है, या हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त मात्रा मीन्स व्हाट? 5, 10, 7 कुछ नहीं। आपके पास लिस्ट है 50 की, 50 में से 5 महिलाएं जो हैं वो मेन पार्टी के अंदर है। बात की आप चाहे महिला कांग्रेस बना रहे हैं या बीजेपी की महिला एक समिति अलग से जो भी है वो बना लें, उसके अंदर आपने अगर कोई उसमें बना लिया तो उसमें कुछ नहीं है। मेन पार्टी में आपने कितने प्रतिशत महिलाओं को दे रखा है, कितना उनको आगे कर रखा है, ये सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात है। और दूसरा, जब बीजेपी की सरकार आती है तो वो कहती है महिला की आरक्षण बिल हम लाएंगे, उसके बाद सोनिया जी कहती हैं जी हम भी लाना चाहते हैं। तो लाना कोई नहीं चाहता, ये कहीं ना कहीं ये केवल एक तैयार कर रहे हैं एक नई पीढ़ी, एक नई खेप कि जो नेता हैं वो अपने क्या कहते हैं, अपनी बेटियां या अपने बहुओं को कहीं ना कहीं जब वो एक स्तर आ जाएगा कि वो पढ़ लिख के तैयार हो गई है, तब वो आएगी। जो महिला है, वास्तविक महिला, वो तो वहीं की वहीं पिछड़ी ही रहेगी। मान लीजिए, सत्य है, ये बीजेपी कांग्रेस नहीं है संगीता जी। और जो टिकट्स अभी भी मिलते हैं वो नेताओं के रिश्तेदार या नेताओं के से संबंधित लोगों को ही ज्यादा मिलते हैं। इस बात के लिए मैंने हाथ उठाया था कि पूरी जो देश की महिला कांग्रेस है वो राष्ट्रपति जी से मिली थी और उन्होंने जो पूरे देश में जो फॉर्म फिल करवाए थे कि 33% की आरक्षण की मांग हम कर रहे हैं, आप इस पे कुछ करिए, तो वो उनको फॉर्म फिल करे हुए जो थे वो दिए गए थे, क्योंकि राजस्थान से भी बड़ी तादाद में 3 से 4 लाख फॉर्म यहाँ से भी फिल। संगीता जी, लेकिन महिला कांग्रेस बहुत लेट जागी है, ये तो आप लोगों की योगेंद्र जी, तो ये पहले करना चाहिए था आपको। ये तो पहले ही सोनिया जी ले आई थी सदन में और वो कह रही थी कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। उसी को आगे अनवरत रूप से बढ़ाते हुए सोनिया जी ने पूरे देश में ये मुहिम छेड़ी थी कि 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए इसका प्रावधान। देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे ऑफिस के लिए 10:30 बजे निकलना है। रास्ते के अंदर बहुत सारी रुकावटें भी हो सकती हैं, तो मुझे खाना उसी तरह से खाना चाहिए कि मैं समय पे पहुंच सकूं। सोनिया जी को मालूम था कि 2014 मई के अंदर अप्रैल में चुनाव होंगे। समय हमारे को इतना लगता है, उस समय राज्यसभा में आपके पास मेजोरिटी थी, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में आपकी मेजोरिटी थी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। और मुझे लगता है कि कम से कम पॉलिटिशियंस का वो चेहरा तो सामने आने देते कि कौन इसका विरोध कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। समय रहते अगर कोशिश करती सोनिया जी, तो मुझे लगता है कि हमेशा के लिए जानी जाती कि महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए उन्होंने पहल की। अगर लास्ट के सेशन में अगर हमको बिल लेकर के आते हैं तो उसके कोई मायने नहीं रखते हैं। आज राजस्थान विधानसभा की अगर हम बात करें, लास्ट का सेशन है, बिल पे बिल लाए जा रहे हैं, कोचित नहीं है। अगली बार क्या होगा सिनेरियो, किसकी सरकार बनेगी, तो हम ये ठप्पा लगा के नहीं चल सकते हैं कि अगली बार हम दावे के साथ आ जाएं। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये रास्तलक नहीं हो रहा कि राजा का बेटा जन्मेगा तो राजा ही बनेगा, या तो जनता ईवीएम से निकालेगी कौन इस प्रदेश का, इस देश का मुल्क होगा। मैं नहीं कह रहा। देखिए, 2022 का लक्ष्य लेकर के मोदी जी चल रहे होंगे, लेकिन अभी तो फेस उनको 2019 में करना पड़ेगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि वास्तव में महिला आरक्षण बिल सोनिया जी लेकर के आई, वो पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था उस बिल को, 1-2 साल पहले लेकर के आती और बड़े गर्व से होता कि 2014 के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, महिलाओं के जो चेहरे दिख रहे हैं वो सोनिया गांधी के उस बिल की देन है। मुझे लगता है कि वो एक खुशी की बात होती है अगर वो सब कुछ करने की बात होती। महज केवल हम ये बात शुरुआत हमने करी
और अनवरत रूप से जो लड़ाई मैं माफी चाहूंगा, देखिए आज हम उस मायने पे खड़े, आज हम उस मुहाने पे खड़े हुए हैं कि महल एक पहल की बात करें, लेकिन किसी भी पार्टी का इसमें कोई 1% भी ये सकारात्मक। संगीता जी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आज कोई भी राजनीतिक दल, सकारात्मक, सुनिए संगीता जी, यहाँ पे देखिए संगीता जी, समय नहीं देती, संगीता जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए वो उनका प्रिविलेज है, वो दे नहीं दे वाला बात है, मैं ये नहीं कह रहा। किस मुद्दे पर? सिर्फ महिलाओं के मुद्दे पर? संगीता जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आज अगर हम ये कहें कि हमने एक पहल तो शुरू की, नहीं, पहल शुरू नहीं की, बहुत विलंब हो चुके हैं। देखिए, अगर आज हम बात कर रहे हैं, पहले बताया कि पहले हो चुकी, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, पहले डिमांड 30% की डिमांड है ना, जो के लिए कोई एक बार आपको ध्यान होगा तो वो यहाँ पर भी हो गया है। नगर निगम में 33% आरक्षण की जगह पर 50% आरक्षण होने के काम पे चुनाव हो गया, और उसी बोर्ड में उप महापौर था, जब 50% महिलाएं थी, काबिलियत जो है वो तो महापौर भी महिलाएं थी जी, बिल्कुल। और मैंने आपको कहा, तो ये कौन से जमाने की बात कर रही है जो बीजेपी ने पहले ये बात उठाई है, बीजेपी ने आंदोलन किया है। चले आप लोगों से मैं एंड कर दूंगा, क्योंकि आप लोग बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी रहेगा। मैं डॉक्टर गौतम के पास में जाना चाहूंगा। अनिता जी, क्या लगता है कि राजनीतिक दल, क्योंकि समाज में पॉलिटिकल डिसीजंस को बहुत लोग बारीकी से देखते हैं, चर्चाएं सुनते हैं, एक पहल इनकी ओर से होनी चाहिए, या अभी आपको लगता है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं कि हमारी तरफ से काफी पहल की गई है, वो नाकाफी है? देखिए ना, विधानसभा में कौन जाते हैं? जो लोग, जनता अपने बीच में से किसी एक लीडर को चुनकर जाती है, और लीडर कौन होता है? वो होता है कि जिसका समाज पे काफी ज्यादा गहरा असर होता है। तो ये बात तो जाहिर है कि जो भी राजनीतिक दल में है, जिसको भी जनता चुनकर आगे बनती है, उसके लिए उनकी एक अपेक्षा होती है कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, और वो जो चीज करता है, या जो विधानसभा में जो भी चीजें होती है और जो भी डिस्कशंस होते हैं, लोगों का उनके ऊपर असर पड़ता है कि हमारे लीडर्स अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा फॉलो करना चाहिए। अगर हमारे, चाहे किसी की भी पार्टी हो, चाहे किसी की भी पार्टी हो, हमारा दुर्भाग्य तो देखो कि हम समाज का आधा हिस्सा, और हम अपना हक मांग रहे हैं। अरे हक मांगने की बात है, ये तो हमारा हक है ऑलरेडी, कि हम जब 50% पॉपुलेशन है तो 50% हक हमारा होना चाहिए। कम मांगते क्यों है? वो चीज तो होनी ही चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन नहीं भी करें, अगर 30% रिजर्वेशन नहीं भी करें, तो उन स्त्रियों को बढ़ाओ जो कि पिछड़े वर्ग से है, राजनीतिक दल में लेकर आओ। जब कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी बनी होगी जिसके अंदर महिलाएं काफी आगे आएंगी, हम उनको बढ़ावा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि है ना, समाज पे उसका असर बनेगा, क्योंकि वो एक लीडर्स है, हमारा समाज का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, अगर हम महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अंदर उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अगर वो वहां पे बैठे हैं तो अपने मुद्दे उठा सके और अपने बारे में बात कर सके। चलिए, बात हम मुद्दे की पुरुष प्रधान मानसिकता की तो बात की, लेकिन जिन हाथों में, जिन राज्यों में महिलाओं को भी कमान रही, उनकी पार्टियों पे उनका अपना एक डंका चलता था, ये कहें कि उनकी अपनी मर्जी चलती थी, वहां पे भी कोई बहुत ज्यादा इंसाफ महिलाओं के साथ नहीं हुआ। चाहे बात हम ममता बनर्जी की करें हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती की करें, या वसुंधरा राजे की करें हैं, या जयललिता की करें, आप उठा के देख सकते हैं कि किसी भी महिला मुख्यमंत्री या पार्टी अध्यक्ष ने कभी भी 30% महिलाओं के लिए वो आंकड़ा नहीं छू पाया टिकटों के अंदर कि दिया गया हो। तो मुझे लगता है कि बात पुरुष प्रधान की जब हाथ में ताकत महिला के भी आई, तो वो भी केवल पुरुष प्रधान समाज और उस सोच पे ही डिपेंड होकर के रह गई कि चुनाव जिताऊ अगर कोई है तो अमुक कैंडिडेट हो सकता है। एक बार के लिए आपको कुछ रिस्क तो उठानी होगी कि कम से कम इतनी महिलाओं को हम टिकट देकर के देखें, लेकिन जब लगता है कि मेरी प्रत्याशी महिला वो कमजोर हो सकती है, सामने एक चाहे दागी बागी कैसा भी हो पुरुष वो जीत सकता है, तो उस कंडीशन में केवल सत्ता की लालसा के लिए हम लोगों ने भी कभी हिम्मत नहीं जुटाई। तो संगीता जी, इस बात को भी एक बार आप लोग इंगित करिए, कभी ये हिम्मत महिलाओं को भी दिखाने की कोशिश करनी चाहिए थी, कम से कम जब आपको वो ताकत मिली है तो। खैर चलिए, समय हमारे पास में कम है, लेकिन मैं इतनी गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम उस मातृ शक्ति को सैल्यूट करते हैं, लेकिन महज सैल्यूट तब होगा कि जब सही मायने में उसको उसका हक मिल सके, वो सम्मान मिल सके। अदरवाइज हम यूं ही चर्चा करते रहेंगे। जिस दिन देश में कोई बड़ा क्राइम होगा, एक बार फिर हम चैनल खोल करके बैठ जाएंगे, समाचार पत्रों में अपने आर्टिकल्स होंगे, देखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगले दिन उसी कड़ी के साथ में हम जो एक मानसिकता है जिसको लेकर के आज देश और दुनिया चिंतित हैं, हम फिर एक बार वापस वहीं आके खड़े हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। सोच बदलनी होगी, और सोच बदलेगी तो मुझे लगता है कि समाज भी जरूर बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।